नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सेशन 2023 से 27 वालों के लिए गृह विज्ञान। आज गृह विज्ञान यानी होम साइंस मेजर का जो है इकाई 1 मानव शरीर का परिचय इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? और इसका ऑप्शन है ए क्रिश्चियन, डी डुबे, बी रॉबर्ट हुक, सी डेनियली डेवसन और डी एस.जे. सिंगर एवं जी.एल. निकोलसन। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिश्चियन, डी डुबे। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन डी डुबे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है? और इसका ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी माइक्रोसोम। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो केंद्रक को। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा का घर? तो इसका ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी गोल्जी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी माइक्रोसोम। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, हृदय की दीवार की सबसे भीतरी एवं तीसरी परत कहलाती है? और इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए अंतः हृदय स्तर, बी पेशी हृदय स्तर, सी अधि हृदय स्तर और डी सिरमी हृदय वरण। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतः हृदय स्तर। हृदय की दीवार की सबसे भीतरी एवं तीसरी परत कहलाती है अंतः हृदय स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र के अंगों में शामिल है? और इसका ऑप्शन है ए नाक, बी ग्रसनी, सी फेफड़े और डी उपयुक्त सभी। तो मानव श्वसन तंत्र के अंग में शामिल है नाक, ग्रसनी, फेफड़े, तीनों हैं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ए बी और सी तीनों हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नाक, ग्रसनी, फेफड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शारीरिक संरचना के आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं है? और इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए नाक, बी ग्रसनी, सी वायु कोष्ठिकाएं और डी स्वर यंत्र। शारीरिक संरचना के आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु कोष्ठिकाएं। शारीरिक संरचना के आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं है वायु कोष्ठिकाएं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी वायु कोष्ठिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडम का एप्पल खाली स्थान से मेल खाता है, यानी किससे मेल खाता है? और इसका ऑप्शन है ए एपिग्लोटिस, बी श्वास नली और सी स्वर यंत्र और डी थायराइड। एडम का एप्पल किससे मेल खाता है? एपिग्लोटिस, बी श्वास नली, सी स्वर यंत्र और डी थायराइड। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर यंत्र। एडम का एप्पल स्वर यंत्र से मेल खाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है और इसका ऑप्शन है ए अग्नाशय के पास, बी हृदय के पास, सी वृक्क के पास और डी उदर गुहा के पास। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदर गुहा के पास। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत के पहले भाग या हिस्से को क्या कहा जाता है और इसका ऑप्शन है ए बृहदांत्र या कोलन, बी रेक्टम, सी गुदा और डी सीकम। बड़ी आंत के पहले भाग या हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उसे सीकम कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सीकम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सीकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली को खाली स्थान भी कहा जाता है। ग्रास नली को दूसरा और क्या कहा जाता है और इसका ऑप्शन है ए आहार नाल, बी स्वर यंत्र, सी पेट और डी श्वास नली। आहार, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहार नाल। ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को क्या कहा जाता है। आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को क्या कहा जाता है और इसका ऑप्शन है ए अधिचर्म ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को क्या कहा जाता है और इसका ऑप्शन है ए अधिचर्म ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकला ऊतक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी उपकला ऊतक। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है और इसका ऑप्शन है ए अधिचर्म ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को किसके रूप में जाना जाता है और इसका ऑप्शन है ए अधिचर्म ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेशी ऊतक। शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को पेशी ऊतक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है उस ऊतक का नाम क्या है और इसका ऑप्शन है ए संयोजी ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है उस ऊतक का नाम क्या है। ठीक है, तो उस ऊतक का जो नाम हो जाएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है उस ऊतक का नाम क्या है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उपकला एवं ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं है और इसका ऑप्शन है ए ग्रंथील का उपकला, बी सामान्य सल्की उपकला, सी सामान्य घनाकार और डी सामान्य स्तंभाकार।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उपकला एवं ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रंथिल का उपकला। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उपकला एवं ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रंथिल का उपकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती है जो कोर ऊतक की रक्षा करती है, उस उपकला का नाम क्या है? और इसका ऑप्शन है ए, स्यूडो स्त्रीकृत स्तंभाकार उपकला, बी, सामान्य स्तंभाकार उपकला, सी, स्त्रीकृत उपकला और डी, सामान्य घनाकार उपकला। जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती है जो कोर ऊतक की रक्षा करती है, उस उपकला का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रीकृत उपकला। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्त्रीकृत उपकला। जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती है जो कोर ऊतक की रक्षा करती है, उस उपकला का क्या नाम है? स्त्रीकृत उपकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों के उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए, स्त्राव केवल कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है, बी, गुच्छों के रूप में उपस्थिति, सी, स्त्राव में भाग लेना और डी, उपकला को ढकने एवं अस्तर करने के लिए गहरी स्थिति। ग्रंथियों के उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इस प्रश्न का ऑप्शन अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्राव केवल कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। ग्रंथियों के उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है, खाली स्थान में संरचित होता है। और इसका ऑप्शन है ए, अंग तंत्र, बी, मांसपेशी, सी, अस्थि और डी, ऊतक। कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है, खाली स्थान में संरचित होता है। और इसका ऑप्शन है ए, अंग तंत्र, बी, मांसपेशी, सी, अस्थि और डी, ऊतक। इस प्रश्न का अगर ऑप्शन अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊतक। कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है, ऊतक में संरचित होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए, एपिन्यूरियम, बी, न्यूरॉन, सी, न्यूरोग्लिया और डी, पेरिन्यूरियम। तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए, एपिन्यूरियम, बी, न्यूरॉन, सी, न्यूरोग्लिया और डी, पेरिन्यूरियम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिन्यूरियम। तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? एपिन्यूरियम। राइट आंसर ऑप्शन ए, एपिन्यूरियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्य को नियंत्रित करता है? और इसका ऑप्शन है ए, श्वान कोशिकाएं, बी, माइक्रोग्लिया कोशिकाएं, सी, एस्ट्रोसाइटस और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोसाइटस। राइट आंसर ऑप्शन सी,
एस्ट्रोसाइटस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्य को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोसाइटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनकों को नष्ट करता है? और इसका ऑप्शन है ए स्वान कोशिकाएं, बी माइक्रोगिलिया कोशिकाएं, सी एस्ट्रोसाइटस और डी रक्त कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोगिलिया कोशिकाएं, माइक्रोग्लिया कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक खाली स्थान ऊतक में पाए जाते हैं और इसका ऑप्शन है ए अस्थि, बी रक्त, सी मांसपेशी और डी उपकला। अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक कहाँ, किस ऊतक में पाए जाते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अस्थि ऊतक। अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक अस्थि ऊतक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का स्थिरीकृत सल्की उपकला है जिसमें किरेटिन की कमी होती है? और इसका ऑप्शन है ए किरेटिन रहित स्थिरीकृत सल्की उपकला, बी स्थिरीकृत घनाकार उपकला, सी स्थिरीकृत स्तंभाकार उपकला और डी किरेटिन स्थिरीकृत सल्की उपकला। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का स्थिरीकृत सल्की उपकला है जिसमें किरेटिन की कमी होती है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरेटिन रहित स्थिरीकृत सल्की उपकला। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का स्थिरीकृत सल्की उपकला है जिसमें क्रिएटिन की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिएटिन रहित स्थिरीकृत सल्की उपकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? और इसका ऑप्शन है ए ऊतक विज्ञान, बी रुधिर विज्ञान, सी कैंसर और डी कोशिका विज्ञान। तो रक्त के अध्ययन को रुधिर विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुधिर विज्ञान। रक्त के अध्ययन को रुधिर विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्त्राव करती है? और इसका ऑप्शन है ए इओसिनोफिल, बी मोनोसाइटस, सी लिम्फोसाइटस और डी न्यूट्रोफिल। कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्त्राव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइटस। राइट आंसर ऑप्शन सी लिम्फोसाइटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोबुलिन है? और इसका ऑप्शन है ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा और डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोबुलिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसोफिल का केंद्रक खाली स्थान होता है। बेसोफिल का केंद्रक होता है और इसका ऑप्शन है ए एस आकृति, बी टी आकृति, सी एल आकृति और डी पी आकृति। बेसोफिल का केंद्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस आकृति। बेसोफिल का केंद्रक एस आकृति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? और इसका ऑप्शन है ए विटामिन के, विटामिन ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से क्या रोकता है? और इसका ऑप्शन है ए सेरोटोनिन, बी हेपेरिन, सी फाइब्रिनोजन और डी फाइब्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का
जमने से क्या रोकता है? हेपेरिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोसाइट को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है और इसका ऑप्शन है ए फैगोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी न्यूट्रोफिल और डी ईओसिनोफिल। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैगोसाइट। मोनोसाइट को फैगोसाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WBC के निर्माण को किसके रूप में जाना जाता है और इसका ऑप्शन है ए ल्यूकोपोएसिस, बी थ्रोम्बोपोएसिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकोपोएसिस। WBC के निर्माण को ल्यूकोपोएसिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है और इसका ऑप्शन है ए 12 से 14 ग्राम पर 100 मिली, ऑप्शन बी 15 से 17 ग्राम पर 100 मिली, ऑप्शन सी 14 से 17 ग्राम पर 100 मिली और ऑप्शन डी 12 से 15 ग्राम पर 100 मिली। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 से 17 ग्राम पर 100 मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितनी होती है और इसका ऑप्शन है ए 14 से 17 पर 100 मिली, ऑप्शन बी 15 से 17 ग्राम पर 100 मिली, ऑप्शन सी 10 से 12 ग्राम पर 100 मिली, ऑप्शन डी 12 से 15 ग्राम पर मिली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 से 15 ग्राम पर 100 मिली। ठीक है, महिलाओं के सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितनी होती है? 12 से 15 ग्राम पर 100 मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में कितने श्रृंखला होती है और इसका ऑप्शन है ए 1 ग्लोबिन श्रृंखला, ऑप्शन बी 2 ग्लोबिन श्रृंखला और सी 3 ग्लोबिन श्रृंखला और डी 4 ग्लोबिन श्रृंखला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 ग्लोबिन श्रृंखला। वयस्क हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 ग्लोबिन श्रृंखला होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन कारक इंट्राविंस है और इसका ऑप्शन है ए फाइब्रिनोजन, बी कैल्शियम, सी प्रोथ्रोम्बिन और डी एक्सेलेरिन। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन कारक इंट्राविंस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकार ए रक्त वर्ग में खाली स्थान के लिए एंटीबॉडी होते हैं और इसका ऑप्शन है ए प्रोटीन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन बी। प्रकार ए रक्त वर्ग में प्रोटीन बी के लिए एंटीबॉडी होते हैं। आज का वीडियो इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।